ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदायों को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लेखक की लेख की एक कल्पना मात्र है। धन्यवाद। 31 कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही मासा के कातिल हैं? हॉस्पिटल। सृजन भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, MRS स्वरा राठौर किस वार्ड में है? 1 मिनट मैम, मैं चेक करके बताती हूँ, वो लड़की बोलती है। टाइग्रेस वार्ड नंबर 10, लेट्स गो। पीछे से विनाश आते हुए कहता है। सृजन भागते हुए उस तरफ जाती है। जल्दी ही वो उस वार्ड के पास होती है। ठीक उसी वक्त डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी मॉम कैसी है? सृजन पूछती है। मिसेस राठौर बिल्कुल ठीक है, आप उनसे मिल सकती हैं, डॉक्टर कहता है। सृजन भागते हुए अंदर जाती है। मासा। अंदर वार्ड में स्वरा जी लेटी हुई थी, उनकी आंखें बंद थी। लेकिन सृजन की आवाज़ को सुनते ही उनकी आंखें खुल जाती है। लाडो। उनके मुंह से बस इतना ही निकलता है। अब आप कैसी हैं मासा? सृजन अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है। हमें माफ़ कर दीजिए लाडो, हम आपके इतने खास दिन में नहीं आ सके। स्वरा जी कहती हैं। बिल्कुल नहीं मासा, हम आपसे नाराज नहीं हैं, आप ठीक हैं, मेरे लिए वही ज़्यादा है। आपके गायब होने की खबर सुनकर हमें ऐसा लगा कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन आप हमें मिल गई। सृजन कहती है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसी बेटी मिली है। थैंक यू हमें इतना स्पेशल बनाने के लिए। स्वरा जी कहती हैं। मासा, अब बातें ज़्यादा हो गई। अभी आप मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं। हम आपको तब तक उस घर में नहीं ले जाएंगे जब तक उस राहु केतु के साथ साथ उनके अंडे को भी बाहर न कर दें। सृजन कहती है। नहीं लाडो, आपको हमारे लिए अपनी जान खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वहीं ठीक हैं। स्वरा जी कहती हैं। बिल्कुल भी नहीं मासा, आप मेरे साथ मेरे घर में जाएंगी? सृजन कहती है। लेकिन टाइग्रेस बिल्कुल सही कह रही है बुआ, आपको इसके साथ ही चलनी चाहिए। बल्कि हम कह रहे हैं कि आप हमारे विला चलिए, पीछे से विनाश आते हुए कहता है। मासा, आप इनसे बातें करिए, हम अभी आते हैं, सृजन कहती है और बाहर की तरफ चली जाती है। बाहर अभिनव अभी भी बेंच पर बैठा हुआ था। सृजन उसके सामने जाती है और कहती है। थैंक यू मिस्टर शर्मा, मेरी माँ को सही सलामत हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। अगर फ्यूचर में कभी आपको कोई ज़रूरत हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे याद करिएगा। ये सृजन राठौर आपको वचन देती है कि वो आपकी मदद जरूर करेगी। सृजन राठौर, ये तुम क्या कह रही हो बच्चा? तुम हमारी बहन हो, मेरी मम्मा के बेटी, जिसका नाम सृजन अग्रवाल शर्मा है, अभिनव कहता है। कहानी बहुत लंबी है मिस्टर शर्मा, फुर्सत में जरूर बताना चाहूंगी, फिलहाल के लिए इतना ही कहूंगी कि कभी कभी सामने जो दिखता है वो सच नहीं होता। थैंक यू वंस अगेन। इतना बोलकर सृजन वहां से चली जाती है। अंदर वार्ड में स्वरा जी विनाश को देखते हुए कहती है। हमें डर लग रहा है वंश, कहीं इन सब में सृजन न पड़ जाए। आपकी बातें मानकर हमने उन्हें अपने रिश्ते का सच बता दिया। डरिए मत बुआ, जो कभी नहीं हुआ था वो अब होगा। राठौर फैमिली में सबको उनका हक मिलेगा, आपको बस अपनी बेटी पर भरोसा रखना है, विनाश कहता है। दूसरी तरफ राठौर विला में अभी भी सभी लोग परेशान थे। क्या हुआ, कहीं पता चला? स्वरा का राघवेंद्र जी पूछते हैं। नहीं बाबा सा, हमने चारों तरफ पता किया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा, संजय जी कहते हैं। वहीं रीति अंदर आती है और सुधांशु को देखते हुए कहती है। अंशु बेबी, आप हमारे साथ चलिए, सृजन ने आपको बुलाया है। लेकिन क्यों दी, क्या मेरी मम्मा मिल गई? सुधांशु रोते हुए पूछता है। इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, बस वो आपको मेरे साथ आने के लिए कहा है, आप चलो, रीति कहती है। और सुधांशु अपना सर हिलाते हुए कहता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के आधे घंटे बाद सृजन वापस आती है तो उसकी हालत काफ़ी खराब थी। मेरी माँ सा कहाँ है मिस्टर शेखर सिंह राठौर? सृजन गुस्से से पूछती है। बेटा, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शेखर जी कहते हैं। आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी माँ सा मिली क्यों नहीं अब तक? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ सा को अपने गायब किया है? क्योंकि आपने ही कहा था कि माँ सा पीछे से आएंगी, तो फिर वो कहाँ है? सृजन कहती है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं सृजन, भला शेखर ऐसा क्यों करेंगे? सुरभि कहती है। डोंट डरे मिसेस वर्मा, ये मेरा फैमिली मैटर है और इसमें किसी बाहर वाले के लिए कोई जगह नहीं है, सृजन चिल्लाते हुए कहती है। उनकी बातें सुनकर शेखर जी भी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं। इनफ लाडो, हम कल से देख रहे हैं आप हमसे बदतमीजी कर रही हैं, लेकिन आप मेहमानों से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? तो आपके मेहमानों को बीच में बोलने के लिए किसने कहा है बाबा सा? इस बार समीर बोलता है। समी, शेखर जी चिल्लाते हैं। चिल्लाए मत बाबा सा, चिल्लाना हमें भी आता है, बचपन से हम आपको देखते आ रहे हैं। आप कभी मासा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, वो बीमार होती हैं तो आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन ये मिसेस वर्मा को जब हल्की सी खरोच भी आती है तो आप ऐसे परेशान होते हैं जैसे कि ये आपकी बीवी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि
आप दोनों जा अफेयर काफ़ी सालों से चल रहा है, और शायद इसी वजह से मेरी मासा की मौत हो गई और स्वरा मासा को आप गैरों के तरह ट्रीट करते हैं। समीर चिल्लाते हुए कहता है। समीर शेखर जी चिल्लाते हुए अपना हाथ उठा देते हैं, लेकिन समीर को लगता उससे पहले ही सृजन उनका हाथ पकड़ लेती है। ये गलती करने की कोशिश भी मत कीजिएगा मिस्टर शेखर सिंह राठौर। क्या गलत बोला भाई सा ने? क्या आप दोनों का कॉलेज में नाम नहीं था? क्या कॉलेज में लोग आप दोनों को परफेक्ट कपल का नाम नहीं देते थे? वो तो दादा हुकुम ने आपकी और मासा की शादी जबरदस्ती करवा दी, तो आप उनके साथ रहने लगे, और इसलिए तो मिसेस वर्मा ने छोटे पापा को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस बुआ दादी के बेटे पहुंच गए। इन सब में आप दोनों के बीच दूरियां आ गई, लेकिन जब हमारी मासा की मौत हुई तो ये औरत दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ गई। क्यों? आपके ख्याल रखने के बहाने। लेकिन अफसोस उस वक्त नीलेश चाचू ने इनकी लगाम कस दी। फिर क्या जब दादा हुकुम ने दोबारा आपकी शादी स्वरा मासा से करवाए? फिर क्या हुए? ये करते आए आप आज तक, और आखिरी में देखिए आपने इस बार भी हमारी मासा को हमसे दूर कर दिया। इतना याद रखिएगा, अगर इस बार हमारी मासा को कुछ हुआ ना, तो पूरी दुनिया देखेगा हम कौन है और क्या कर सकते हैं। सृजन कहती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शेखर जी अकेले बैठे कुछ सोच रहे थे, तभी संजय जी उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। क्या हमने कुछ गलत किया है संजय भाई सा, जो हमारे बच्चे आज ऐसे हो गए? शेखर जी कहते हैं। आप सही भी तो नहीं है न शेखर भाई सा। हम जानते हैं कि आप संगीता भाभी से कितना प्यार करते थे, लेकिन ये सच तो नहीं बदलेगा ना। संगीता भाभी की मौत ने सुरभि का उतना ही हाथ है जितना कि हमारे दुश्मनों का है। सुरभि को तो ये बात पता थी न भाभी सा आपको लेकर कितनी इनसिक्योर हैं। वो उन्हें फिजिकली कुछ नहीं कर पाई तो उन्हें मेंटली वीक कर दिया, और ऐसे में बच्चों के मन में तो ये सवाल आना लाजमी है ना, क्योंकि उस वक्त भी सुरभि हमारे आसपास थी और आज भी सुरभि हमारे पास है। हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहेंगे कि एक वादा के लिए अपनी हंसती खेलती दुनिया दोबारा मत उजड़िएगा भाई सा। इतना बोलकर संजय की वहां से चले जाते हैं। उधर एक कमरे में बुआ दादी, सुरभि, नैना और नमन चारों बैठे हुए थे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी, और फिर ये पूरी प्रॉपर्टी भी बुआ दादी कहती हैं। लेकिन ये लड़की काफ़ी तेज है मासा, हम उसे कैसे अपने रास्ते से हटाएंगे? सुरभि कहती है। उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेवारी है सुरभि, कैसे भी करके उसके ऊपर अपना कंट्रोल करो। और नैना तुम समीर पर अपनी नज़रें रखो, बुआ दादी कहती हैं। बिल्कुल नहीं दादी, हम तो अपनी नज़रें उस सुजॉय रावत पर टीका दिए हैं, बस उसी के रहेंगे, नैना कहती है। नमन तुम उस लड़की के पास किसी भी बहाने से जाओगे समझे? बुआ दादी बोलती हैं। बिल्कुल भी नहीं दादी, मुझे आप सभी के इस फालतू के चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेरी छोटी सी दुनिया में खुश हूँ, और वैसे भी सृजन मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना बोलकर नमन वहाँ से चला जाता है। 32 न्यू प्रोफेसर एंड सुधांशु के स्कूल। इन घटनाओं के बीते एक सप्ताह हो गया था, लेकिन अभी तक स्वरा जी का पता कोई नहीं लगा पाया था। आज सुबह सृजन रेडी होकर अपना कॉलेज बैग लेकर नीचे आती है। लाडो आप कहाँ जा रही है? राघवेंद्र जी पूछते हैं। हम कॉलेज जा रहे हैं दादा हुकुम, और स्वयं भाई को अपने साथ ले जा रहे हैं। अब हमारे साथ वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। मैं आपकी आज्ञा नहीं मांग रही हूँ बल्कि बता रही हूँ, सृजन कहती है। कोई कुछ नहीं बोलता है। तब तक स्वयं भी नीचे आ जाता है। डॉल चलो मैं भी एकदम रेडी हूँ, स्वयं स्माइल करते हुए कहता है। गुड भाई चलिए चलते हैं, सृजन कहती है और जाने लगती है। रुको प्रिंसेस हम भी चलते हैं, समीर आते हुए कहता है। विनाश, समीर, सृजन, स्वयं और शिविका भी जाने लगती है। चलिए हम आप सभी को छोड़ देते हैं, शेखर जी कहते हैं। सृजन कुछ नहीं बोलती है और स्वयं का हाथ पकड़कर वहां से बाहर के तरफ चली जाती है। हमारे पास खुद की गाड़ियां हैं मिस्टर राठौर, हम खुद चले जाएंगे, समीर कहता है और विनाश के साथ बाहर चला जाता है। बाहर समीर अपनी गाड़ी निकालता है। सृजन स्वयं को उसके पास पैसेंजर सीट पर बैठाती है और खुद बैक सीट पर बैठ जाती है। समी मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, इतना बोलकर विनाश भी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। समीर गाड़ी लेकर निकल जाता है। बेचारी शिविका वहां खड़ी की खड़ी रह जाती है। कुछ सोचते हुए वो दूसरी गाड़ी से जाती है। कॉलेज में चारों तरफ लड़के लड़कियां दिख रहे थे, वो सभी कुछ न कुछ कर रहे थे। जैसे ही समीर की गाड़ी वहां आती है सबकी नज़रें उसके ऊपर टिक जाती है। समीर गाड़ी पार्क करता है और खुद गाड़ी से बाहर आता है। बाहर आकर वो बैक सीट के तरफ बढ़ जाता है। उसे बैक सीट के तरफ जाता देख सभी क्यूरोसिटी से देखने लगते हैं। तभी दूसरी साइड से विनाश बाहर आता है और आगे से स्वयं को बाहर निकालता है। इधर समीर बैक सीट का डोर ओपन करके अपना हाथ आगे करता है तो सृजन एक स्माइल के साथ अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। सभी और भी हैरानी से देखने लगते हैं। सृजन आराम से बाहर आती है
उसने एक पिच कलर की कुर्ता पैंट पहन रखी थी, पैरों में जूती, कानों में छोटे छोटे इयररिंग के साथ। आज हाथ में वॉच और दूसरे में ब्रेसलेट, आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम, इतने में ही वो कमाल की लग रही थी। सृजन को समीर के साथ देखकर सभी और भी हैरान हो जाते हैं। विनाश स्वयं को लेकर उसके पास आता है और अपने हाथ में पकड़े उसके बैग को देते हुए कहता है, इग्नोर एवरीवन हम। सृजन हाँ में सर हिलाती है। तभी वहां रीति और प्रीति भी आ जाती है। वाह प्रिंसेस सृजन सिंह राठौर तो आज एकदम प्रिंसेस लग रही है, रीति छेड़ते हुए कहती है। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? सृजन कहती है, सॉरी, चल अभी चलते हैं, सुना है कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया है। रीति कहती है, वहीं हमारे स्वयं बाबू तो बस प्रीति को देख रहे थे, जिसने एक ग्रीन कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी। भाई सा चले? सृजन कहती है। स्वयं बस हाँ में सर हिलाता है। सभी एक साथ चलने लगते हैं। बीच में तीनों लड़कियां, उनके एक साइड स्वयं, दूसरे साइड समीर और विनाश होते हैं। सभी उन्हें बस हैरानी से देख रहे थे। वहीं कोई और भी था जो उन्हें देखकर जल रहा था। ये कोई और उन लड़कियों का ग्रुप था। ये लड़की समीर के साथ क्या कर रही है? ईरा गुस्से से कहती है, ये समीर के साथ है, मतलब कि यही समीर की खोई हुई बहन है। वाओ, मतलब कि इससे दोस्ती करके मैं समीर के करीब जा सकती हूँ। मीरा अपने मन में सॉक्स्ड हुए स्माइल करती है। तू क्या सोच रही है मीरा? ईरा पूछती है। कुछ नहीं, चलो हम यहाँ से चलते हैं, मीरा कहती है। इधर सृजन स्वयं के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। सो ये रही मेरी आइड, आपको मेरे पेरेंट्स के नाम के साथ मेरे भाई साहब का एडमिशन भी करनी है। सृजन कहती है, श्योर। प्रिंसिपल अपने पसीने को साफ करते हुए कहता है। लगभग 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है और स्वयं का एडमिशन सृजन के साथ हो जाता है। क्योंकि स्वयं ने यहीं से अपनी स्टडी छोड़ दी थी, क्योंकि घरवालों ने मना कर दिया था। वाह भाई, मतलब कि आप भी हमारे साथ हमारे क्लास में होंगे और आपकी डॉल? स्वयं घूरते हुए कहता है तो सृजन चुप हो जाती है। बाहर आकर समीर स्वयं और सृजन को देखते हुए कहता है, तुम सभी अपने क्लास में जाना और अच्छे से पढ़ाई करना, और कौन क्या बोलता है इसके ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लंच के टाइम सभी लोग कैंटीन में मिलेंगे। ओके भाई सा, सृजन कहती है और स्वयं का हाथ पकड़कर क्लास के तरफ चल देती है। इधर समीर और विनाश अपने क्लास के तरफ चले जाते हैं। सृजन जब क्लास में पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई एलियन हो। ये सब देखकर स्वयं के अंदर का प्रोटेक्टिव भाई जाग जाता है और वो घूरते हुए कहता है, कभी लड़की नहीं देखी क्या जो ऐसे घूर रहे हो? जल्दी से अपनी नज़रें नीचे करो वरना सबकी आंखें निकालकर कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? स्वयं की बातें सुनकर सभी बस हाँ में सर हिलाते हैं। वो चारों जाकर लास्ट वाले बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी उस रूम में नए प्रोफेसर की एंट्री होती है। वो प्रोफेसर की उम्र करीब 28 साल होगी। वो बहुत ही हैंडसम था। हाय, कितने हैंडसम हैं ये। अगर इनके जैसे प्रोफेसर हो तो मैं तो दिल्ली कॉलेज आऊं। ये कितने हैमदाम हैं ना। इतने हैंडसम तो मल्होत्रा ग्रुप के सेव भी नहीं है। सारी लड़कियां तरह तरह के कमेंट करते हैं। वो प्रोफेसर सबको एक नज़र देखता है और फिर अपनी जगह पर खड़े होकर बोलना शुरू करता है। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रेम मित्तल, योर न्यू प्रोफेसर। सभी लड़कियां एक बार फिर से कहती है, प्रेम हाय। चलिए मुझे आप अभी अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। प्रेम सर कहते हैं। सभी लोग अपने अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। रीति और प्रीति भी देती है। अब प्रेम सर की नज़र सृजन पर टिक जाती है। वहीं सृजन सबसे दूर स्वयं को कुछ बताने में बिजी थी। मिस लास्ट बेंच, स्टैंड अप, प्रेम सर कहते हैं। सृजन उनकी बातें सुनकर होश में आती है। स्वयं भाई चलिए अब सर को आप अपना इंट्रो दीजिए। सृजन कहती है, मैं डॉल। मैं कैसे? स्वयं डरते हुए कहता है, मैं हूं ना। चलिए खड़े होइए। सृजन उसे खड़ा करते हुए कहती है। दोनों भाई बहन खड़े होते हैं। स्वयं अभी भी डर से कांप रहा था। सृजन उसका हाथ पकड़ती है और अपनी आंखों से इशारा करता है। स्वयं एक बार अपनी आंख बंद करके गहरी सांस लेता है और फिर बोलता है, हेलो सर, माय नेम इज स्वयं संजय सिंह राठौर एंड शी इज़ माय सिस्टर। सृजन शेखर सिंह राठौर उसकी बातों में एकदम कॉन्फिडेंट था। प्रेम सर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सृजन और स्वयं दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। मिस पिच कलर, आपने अभी तक अपना इंट्रो नहीं दिया। प्रेम सर बोलते हैं, सॉरी सर, बट सृजन का इंट्रो स्वयं भाई ने ऑलरेडी दे दिया है। रीति कहती है। प्रेम सर अपना सिर हिलाते हुए पढ़ाने लगते हैं। सृजन पूरे मन से पढ़ाई कर रही थी और स्वयं को भी समझा रही थी। प्रेम सर कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं और फिर सबको उसे सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। इधर प्रेम सर अपनी चेयर पर बैठे मुस्कुराते हुए सृजन को देख रहे थे, लेकिन सृजन का पूरा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में था। अचानक ही उसका फ़ोन रिंग होता है। वो झट से कॉल रिसीव करती है। उधर से कोई कुछ कहता है और मैं अभी आ रही हूँ, इतना बोलकर सृजन कॉल काटती है।
और अपने बैग को समेटने लगती है। डॉल तुम कहाँ जा रही हो? स्वयं पूछता है। भाई सा, अंशु के स्कूल से फ़ोन आया है, शायद उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, मैं वहीं जा रही हूँ। आप प्रीति के साथ रहिएगा। मैं सैम भाई सा को मैसेज कर दूंगी, वो आपको लेने आ जाएंगे, ऑक्सृजन कहती है। डॉल तुम जाओ, स्वयं बोलता है। सृजन जल्दी से आगे जाती है और प्रेम सर के तरफ देखते हुए कहती है, सॉरी सर बट मुझे अभी यहाँ से जाना है। इतना बोलकर सृजन बिना उनकी बातें सुने वो बाहर के तरफ भाग जाती है। प्रेम सर बस हैरानी से उसे देख रहे थे। उसके जाते ही उनके आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है। सृजन जल्दी से भागते हुए समीर को मैसेज कर देती है और खुद बाहर पार्किंग में जाती है। बाहर कोई उसका वेट कर रहा था। वो तुरंत जाकर उस गाड़ी में बैठती है और कहती है, जल्दी चलो। लगभग आधे घंटे के अंदर वो एक बड़े से स्कूल के सामने होती है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ बच्चे खड़े थे और उनके साथ उनके माता पिता भी थे, जो काफ़ी गुस्से में प्रिंसिपल को कुछ बोल रहे थे। देखिए सर, हम सभी चाहते हैं कि इसे स्कूल से निकाल दीजिए, नहीं तो हम अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे। एक मोटी औरत कहती है। यस सर, या तो ये लड़का झुककर माफ़ी मांगे, नहीं तो इसे स्कूल से निकालिए। बेचारा सुधांशु अपना सर नीचे किया हुआ था। 33 हेल क्वीन सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर सुधांशु अपना सर झुकाए एक कोने में खड़ा था और उसके ठीक सामने कुछ कपल और उनके बच्चे खड़े थे। बच्चों के सर पर हल्की फुल्की चोटें आई थी, जबकि सुधांशु के हाथ पैर में काफ़ी चोटें लगी थी। देखिए सर, ये तो आखिरी हो गई। आखिर कब तक हमें इस लड़के को झेलना पड़ेगा? देखिए इसके कारण हमारे बच्चों को कितनी चोटें आई हैं। एक मोटी औरत बोलती है। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। जैसी माँ वैसे बेटा। माँ ने अपनी मासूमियत के जाल में इसके बाप को फंसाया और इसके घर में राज कर रही है, और बेटा यहाँ आकर हमारे सर पर तांडव कर रहा है। हाँ सर, आप इससे बोलिए कि ये हमारे बच्चों से अपने घुटने के बल बैठकर माफ़ी मांगे और तो शायद हम इसे माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर इसने माफ़ी नहीं मांगी तो हम इसके मुंह काला करके इस स्कूल से निकलवाएंगे। और ये मत भूलिएगा सर कि इस स्कूल के ट्रस्टी के नाम में हमारे हस्बैंड भी शामिल हैं, और डोनेशन देने में भी हमारे हस्बैंड का नाम सबसे ऊपर है। दो मोटी औरतें बोलती हैं। देखिए, हम मानते हैं आपने जो बोला वो सही है, लेकिन ऐसे कैसे हम इसे स्कूल से निकाल सकते हैं? ये काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा है, और बच्चों में झगड़े तो होते रहते हैं। सुधांशु बेटा आगे आओ और इन्हें सॉरी बोल दो, प्रिंसिपल सर कहते हैं। लेकिन सुधांशु अपनी जगह से नहीं हिलता है। सुधांशु, तुमने सुना नहीं सर ने क्या कहा? चलो आगे आकर इनसे माफ़ी मांगो। एक टीचर बोलती है। मेरी कोई गलती नहीं है टीचर, तो मैं क्यों सॉरी बोलूं? सुधांशु कहता है। सुधांशु की बातें सुनकर उस टीचर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे खींचते हुए आगे लाती है और कहती है, तुम्हें पता है ये लोग कौन है और उनकी औकात क्या है? ये चाहें तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। चुपचाप माफ़ी मांग लो, वरना क्या? मिस शब्या मल्होत्रा। अचानक ही एक तेज आवाज़ वहाँ गूंजती है और कुछ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड वहाँ आ जाते हैं। सभी के यूनिफॉर्म पर HQ का लोगो लगा हुआ था। उन्हें देखते ही सभी के चेहरे पर पसीना आने लगता है। अचानक ही वहाँ का माहौल एकदम सर्द हो जाता है और वहाँ एंट्री होती है सृजन की, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अगर अंशु ने इनसे माफ़ी नहीं मांगी तो आप क्या करेंगी? मिस सृजन अपनी सर्द आवाज़ में बोलते हुए एक चेयर पर बैठ जाती है। तुम कौन हो? शब्या पूछती है। सृजन कुछ नहीं बोलती है और सुधांशु को देख रही होती है, जिसका सिर नीचे झुका हुआ था। अंशु कम हियर, सृजन कहती है। सुधांशु चुपचाप उसके तरफ चला जाता है। वाई आर यू क्राइंग? क्या तुमने कुछ गलत किया है? सृजन पूछती है। सुधांशु नहीं में सर हिलाता है। अगर तुम रॉन्ग नहीं हो तो तुम्हारा सिर झुका हुआ क्यों है? सिर उनका नीचे झुका होता है जो गलत होते हैं, सृजन उसे गले लगाते हुए कहती है। उसके गले लगते ही सुधांशु फूट फूट कर रोने लगता है। शशश, मैं आ गई हूं ना, अब चुप हो जाओ, सृजन कहती है। सुधांशु तुरंत अपने आंसू साफ करके अपना सिर उठा लेता है। चलो बताओ क्या हुआ था यहाँ? सृजन पूछती है। सुधांशु अपना सिर हिलाता है और बोलना शुरू करता है। दीदू, जब मैं लंच के टाइम क्लास में बैठकर लंच कर रहा था तो। फ्लैशबैक। सुधांशु लंच के टाइम क्लास में बैठकर लंच कर रहा था। अचानक की स्कूल में बैड बॉय के नाम से फेमस टोनी और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। ये लोग हर दूसरे दिन किसी न किसी बच्चे को परेशान करते रहते थे। अरे देखो तो, हमारे स्कूल का सबसे ब्रिलियंट बच्चा यहाँ बैठकर लंच कर रहा है। वैसे सुधांशु, सुना है तुझे और तेरी माँ को तेरे बाप ने घर से निकाल दिया है। क्यों, क्या हुआ? टोनी हंसते हुए कहता है। अरे हाँ, हमने तो टीचर से ये भी सुना कि तेरी माँ ने तेरे बाप को गलत तरीके से फंसाया था, इसलिए तेरे डैड तुझे प्यार नहीं करते। हाँ, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? नाजायज़। ये कहते हुए वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुधांशु चुपचाप अपना लंच कर रहा था।
उसे कोई रिस्पॉन्स करते न देख टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके लंच बॉक्स को उठाकर फेंक देता है, जिससे सुधांशु को गुस्सा आ जाता है और वो खींचकर एक पंच मार देता है जो सीधे टोनी के नाक पर लगती है। ये देखकर उसके दोनों दोस्त गुस्से में आकर सुधांशु पर अटैक करते हैं, लेकिन सुधांशु अपनी जगह से हट जाता है और वो दोनों सीधे बेंच पर गिर जाते हैं। तूने मुझे पंच मारी, टोनी मेहरा को, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये बोलकर टोनी गुस्से में सुधांशु के बालों को पकड़कर उसे चांटा मारने लगता है। इतने वो मिस शब्या वहां आ जाती हैं। ये क्या हो रहा है? उनकी आवाज़ सुनकर टोनी और उसके दोस्त सुधांशु को छोड़कर अलग हो जाते हैं। अच्छा हुआ टीचर आप आ गई, देखिए इन लोगों में मेरे साथ क्या किया। इस टोनी ने मेरे लंच बॉक्स को फेंक दिया और मुझे मारा भी, सुधांशु कहता है। अच्छा इन लोगों ने तुम्हें मारा, चलो आज मैं इन्हें पूनशे करती हूँ। तभी वहाँ प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं। इतने में उन बच्चों के माएँ वहाँ आ जाती है। इसी के साथ सुधांशु अपना सिर झुका लेता है। करुण, सृजन का तेज आवाज में बोलती है। तुरंत ही वहाँ एक 28 साल का लड़का आकर खड़ा हो जाता है, जो दिखने में इंडियन और फॉरेन का मिक्सचर था। जी बॉस, करुण कहता है। अपनी छोटे बॉस को लेकर जाओ और उन्हें अच्छे से खाना खिलाकर और उसके कपड़े चेंज करवाकर लाओ, तब तक मैं इनकी खबर ले लेती हूँ। सृजन कहती है। करुण सुधांशु को लेकर वहां से चला जाता है। सो मिस शब्या मल्होत्रा, क्या कह रही थी आप? अगर अंशु इनसे माफी न मांगे तो क्या करेंगी आप? सृजन उसके तरफ घूमते हुए पूछती है। प्रिंसिपल बेचारे कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो खुद पसीने से लथपथ थे। तभी वहां मिस्टर रमन मेहरा और उनके साथ उनका 2 असिस्टेंट भी आते हैं। वो अंदर आकर सीधे सृजन के सामने खड़े होते हैं और अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहते हैं, हमें माफ़ करिएगा क्वीन, हमें नहीं पता था कि ये आपका मैटर है। अगर हमें इसके बारे में तनिक भी भनक होती तो हम ऐसा नहीं होने देते। रमन मेहरा कहते हैं, आपके माफ़ी मांगने से क्या बदल जाएगा मिस्टर मेहरा? क्या इससे मेरा भाई जो हट हुआ है वो नहीं होगा? क्या इससे उसके दिल पर लगी चोट खत्म हो जाएगी? और क्या कहा आपके बेटे ने और आपकी वाइफ ने मेरे भाई को, क्या वो सब वापस हो जाएगा? बोलिए, सृजन गुस्से से दहाड़ते हुए कहती है। कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि क्वीन के नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। चलिए हम माफ़ करने के लिए रेडी है, लेकिन आप सिर्फ 10 मिनट में ये पता करके बताइए कि इन लोगों ने जो वर्ड बोले हैं वो किसके कहने पर बोले हैं। A to Z एवरीथिंग, सृजन एक स्माइल करते हुए कहती है। जी क्वीन। इतना बोलकर वो अपनी अपनी वाइफ को गुस्से से घूरते हुए पूछने लगते हैं। 10 मिनट से भी कम समय में वो सभी लोग किसी रट्टू तोते की तरह सारी बातें रट देते हैं और इसमें फंसती हैं मिस मल्होत्रा। वो धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगती हैं, लेकिन क्वीन को गार्ड उसे पकड़कर सृजन के पैरों को फंस फेंक देते हैं। किसके कहने पर तुमने ये सब किया? मिस्टर मेहरा पूछते हैं। वो मैडम कुछ नहीं बोलती है। करुण, तुम्हारे पास 10 मिनट टाइम है, मुझे इस मैडम की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की डिटेल चाहिए एट एनी कॉस्ट। इतना बोलकर सृजन अपना फ़ोन नीचे रखती है। 10 मिनट बाद करुण सुधांशु को लेकर अंदर आता है। सुधांशु ने अभी एक दूसरी यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो स्कूल की ही थी। वो अपने फ़ोन को ऑन करके सृजन के सामने कर देता है। उसे देखकर सृजन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने गार्ड को कुछ इशारा करती है। वो गार्ड उस टीचर को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इधर ये सब देखकर सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सभी अपने घुटनों के बल बैठकर कहते माफ़ी मांगने लगते हैं। टोनी अपने दोस्तों को साथ आगे आता है और सुधांशु को देखते हुए कहता है, हमें माफ़ कर दो अंशु, हमने तुम्हें हर्ट किया और तुम्हें इतने गंदे वर्ड बोले। हमें सच में अपनी गलती का पछतावा है, हमें माफ़ कर दो। हम आज के बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हम तुमसे दोस्ती कर लेंगे और तुम्हें कोई परेशान करेगा तो हम तुम्हें उससे प्रोटेक्ट भी करेंगे। प्लीज़ अपनी दीदी से बोलो ना, वो मेरे मॉम डैड जो कोई पनिशमेंट न दें। ये सब कहते हुए टोनी के आंखों में आंसू था। उसे देखकर सुधांशु को दया आ जाती है और वो कहता है, इट्स ओके टोनी, मैंने तुझे माफ़ किया और मेरी दीदू तेरी फैमिली को कोई पनिशमेंट नहीं देगी। वो बहुत अच्छी है और अगर तू मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो तुझे सबको सॉरी बोलनी पड़ेगी। फिर तू गुड बॉय बन जाएगा तो हम फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, क्योंकि मेरी दीदू कहती है गुड लोगों के साथ रहने से हम भी गुड बन जाते हैं। बेबी चले, आज मैं आपको अपने साथ कहीं ले जाऊंगी, सृजन कहती है। शोडिडू, सुधांशु स्माइल करते हुए कहता है। याद रहे प्रिंसिपल सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए वरना। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। उसके पीछे सभी गार्ड भी होते हैं। वहीं एक रूम में बैठा विनाश अपने टैब में उसे देख रहा था। वो स्माइल करते हुए कहता है, इसलिए ही मैं तुम्हें टाइग्रेस कहता हूँ। तुम हो ही ऐसी, कभी किसी को माफ़ कर देती हो और कभी किसी को बर्बाद। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे सामने आने का वक्त नहीं आया है। अभी तो मुझे सिर्फ तुम्हारी हरकतें देखनी हैं। कब मुझे आना होगा तब मैं आऊँगा,
लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा विलेन बन के ही रहूंगा, क्योंकि असली विलेन बनने का वक्त वही नहीं आया है। आगे देखन है कि तुम कैसे अपनी इस फैमिली की मिस्ट्री को सॉल्व करती हो, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ है जिसे जानने के बाद कहीं तुम टूट न जाओ। इसलिए तुम्हारी गहराइयों का मुझे पता होना जरूरी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब तुम्हारी बाकी की टाइम मेरी और उसमें होगा हमारा रोमांस। लास्ट वर्ड बोलते हुए उसके चेहरे पर एक नॉटी स्माइल होती है। इधर सृजन किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और सुधांशु को लेकर अपने कॉलेज के तरफ निकल जाती है। कॉलेज में सभी लोग इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे थे, क्योंकि रिपब्लिक डे आने वाला था, उसी की तैयारियां चल रही थी। दीदू ये कौन सी जगह है? सुधांशु पूछता है। बेबी ये डिडू की कॉलेज है, जहां डिडू पढ़ती है, सृजन कहती है। तभी सामने से उसकी टोली आती है। ओ माय गॉड, अंशु बेबी भी आए हैं, रीति स्माइल करते हुए कहती है। यस, सुधांशु कहता है। समीर आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और पूछता है, कैसा है मेरा चैम्प? टू मच गुड भाई सा, सुधांशु कहता है। तो अब घर चले? स्वयं पूछता है। नहीं भाई सा, आज आप सभी मॉम के पास जाएंगे और शिवी भी हमारे साथ का रही है। सृजन सामने से आती हुई शिविका को देखते हुए कहती है। शिवी इधर आओ, समीर आवाज देता है। जी भाई सा, शिविका आते हुए कहती है। शिवू तुम कॉल करके छोटी मासा और सिद्धांशी दी को बुला लो, आज हम सभी कहीं जा रहे हैं। याद रहे ये बात सिर्फ उन्हें पता हो, किसी और को उसके बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए, खासकर बुआ दादी को, सृजन कहती है। आज के लिए इतना ही। आखिर क्या चल रहा है विनाश के मन में और कहाँ ले जा रही है सृजन सभी को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। 34 मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। शिवी तुम कॉल करके छोटी मॉम और सिद्धांशी को यहीं बुला लो, सृजन कहती है। लगभग 1 घंटे बाद नीता जी और सिद्धांशी दोनों ही सृजन के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद होते हैं। क्या हुआ लाडो, अपने हमें अचानक से क्यों बुलाया और कहाँ लेकर जा रही हैं? नीता जी पूछती हैं। थोड़ी देर वेट कर लीजिए छोटी माँ, आपको पता चल जाएगा, सृजन कहती है। वैसे दीदू क्या आप सभी को अपने विला ले जा रही हो? सुधांशु पूछता है। यस बेबी, और मैंने आप सभी के लिए कॉलेज और स्कूल में बातें कर ली है। अब से आप सभी को कुछ दोनों तक वहां से बाहर नहीं निकलना है, सृजन कहती है। लेकिन क्यों? सिद्धांशी पूछती है। क्योंकि किसी को उनकी औकात दिखानी है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आप सभी तक पहुंचे। बहुत उड़ लिए सब, अब उनके पर कुतरने की बारी आ चुकी है, सृजन कहती है। इस वक्त उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लगभग 1 घंटे बाद वो सभी एक बड़े से विला के सामने खड़े थे। वो विला एकदम संगमरमर जैसी सफ़ेद थी और उसके आसपास की फैली हुई हरियाली जो काफ़ी दूर तक थी। उस विला के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थीं और उन दीवारों के ऊपर वायर लगे हुए थे, जो दिखने में तो नॉर्मल थे लेकिन असल में काफ़ी खतरनाक थे। विला के चारों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड खड़े थे। माम, जैसा आपने ऑर्डर दिया था सब रेडी है, करुण आते हुए कहता है। थैंक यू करुण, अब से तुम्हारा काम यहाँ से खत्म हुआ, अब तुम वापस भैयू के पास चले जाओ, उन्हें आगे के कामों में तुम्हारी ज़रूरत है, सृजन कहती है। शो, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर याद करना, क्योंकि मैं इस बार वो बनकर नहीं बल्कि तुम्हारे बचपन का दोस्त बनकर मिलूंगा, करुण कहता है। आई नो, सृजन स्माइल करते हुए कहती है। आप सभी अंदर चलिए, सृजन कहती है और खुद अंदर के तरफ जाने लगती है। मासा, मासा देखिए तो कौन आया है, सृजन हॉल में जाकर आवाज देती हैं। सामने सीढ़ियों पर से स्वरा जी नीचे आती है। इस वक्त वो बनारसी साड़ी के साथ ज्वेलरी पहनी हुई थी, देखने में कहीं की महारानी लग रही थी, क्योंकि इन बीते दिनों में उनके साथ बहुत कुछ बदला था। वो नीचे आती हैं और स्माइल करते हुए कहती हैं, कौन आया है लाडो? सी सृजन बाहर के तरफ इशारा करती है जहां से सभी लोग अंदर आ रहे थे। नीता, बच्चे, स्वरा जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागते हुए सभी को गले लगा लेती है। समीर बस हैरानी से ये सब देख रहा था। प्रिंसेस, ये सब क्या है? मॉम यहाँ क्या कर रही हैं और इस बारे में तुमने हमें बताया क्यों नहीं? समीर पूछता है। जरूरी नहीं लगा भाई, सृजन बेफिक्र होकर जवाब देती हैं। मॉम, आप सभी को मेरे यहाँ लाने का रीजन बताइए, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ, सृजन कहती है और ऊपर के तरफ चली जाती है। इधर स्वरा जी सभी को बता देती हैं। वॉट, लेकिन ये सब लाडो को कैसे पता है? नीता जी पूछती हैं। शायद उसे ये सब ममता दीदी ने बताया होगा बचपन में, तुम्हें तो पता है ना, वो बचपन से ही सुजॉय और लाडो को साथ थी, वो हमें मिली भी तो 12 साल पहले ही थी, स्वरा जी कहती हैं। मासा, अब आप सभी के साथ कुछ दिनों तक यही रहिए, तब तक मैं उस घर के सारे कचरे को साफ करके आती हूँ जो सालों से जमा हुआ है। लेकिन याद रहे, किसी भी कीमत पर उन्हें यह भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप सभी यहाँ हैं। कुछ दिनों बाद मैं नानू नानी को भी यहीं शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि वो घर मैं भाई को वापस करने वाली हूँ, सृजन कहती है।
ठीक है लाडो, लेकिन आप वादा करिए कि आप अपना ख्याल वहाँ रखेंगी और हर रोज हमें कॉल करेंगी। स्वरा जी कहती है, जरूर मासा, सो गाइज लेट्स गो। स्वयं भाई चले बैंड बजाने। सृजन कहती है, शो डॉल, मैं भी चलता हूँ। समीर कहता है, मैं भी चलूंगा। विनाश कहता है, विनाश जी आप जाकर वहाँ क्या करेंगे? सिद्धांशी कहती है, मेरा वहाँ जाना जरूरी है क्योंकि किसी को मेरी जरूरत है। विनाश कहता है और चला जाता है। सिद्धांशी गुस्से में कमरे में चली जाती है। इधर राठौर मैंशन में बुआ दादी सभी के ऊपर चिल्ला रही थी, कहाँ मर गए सबके सब, कोई हमें चाय पानी देगा, लेकिन कोई आवाज नहीं देता है। बुआ दादी गुस्से से वहां से चली जाती है। शाम के वक्त शेखर जी और संजय जी वहां आते हैं। उन्हें आया देख सुरभि तुरंत किचन में जाती है और चाय लेकर बाहर आती है। शेखर जी, संजय जी ये लीजिए चाय, सुरभि देते हुए कहती है। वो दोनों एक स्माइल के साथ चाय लेकर पी लेते हैं। वैसे क्या आप दोनों को पता है लाडो कहाँ है? 6 बज गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए, और नहीं कोई बच्चे आए हैं। सुरभि कहती है, क्या बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं? ऐसे कैसे? उनके कॉलेज की छुट्टी तो 2 बजे तक हो जाती है। संजय जी कहते हैं, मैं उनके दोस्तों को कॉल करके देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। शेखर जी कहते हैं, जिसके बारे में पता करनी है उन्हें तो आप ढूंढ नहीं रहे हैं और हमें ढूंढने की एक्टिंग कर रहे हैं। नॉट फेयर मिस्टर राठौर। सृजन अंदर आते हुए कहती है, अच्छा हुआ बेटा तुम वापस आ गई, मैं अभी तुम सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुरभि कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस वर्मा। सृजन कहती है, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? तुम सब कॉलेज से आए हो, एक काम करो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। सुरभि जी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, मेहमान है तो मेहमान बन के रहिए मिसेस वर्मा, हमारी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए, समझी? सृजन गुस्से से कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे समीर, स्वयं और विनाश भी चले जाते हैं। सृजन अपने रूम में जाती है और अपने बैग को काउच पर फेंक कर बेड पर बैठ जाती है। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। कैसे हैंडल करूं ये सब? मॉम और अंकल को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे और न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। कैसे हैंडल करूं मैं? इन सब के चक्कर में मैं शर्मा फैमिली को तो जैसे भूल ही गई हूं। भले ही उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दादी माँ से जो वादा किया था उसे निभाना जरूरी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके पोतों को हमेशा प्रोटेक्ट करूं, कभी उन्हें मुसीबत में न पड़ने दूं। भले ही उन्होंने जो मेरे साथ किया हो, लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट करनी भी तो जरूरी है। किसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है? टाइग्रेस विनाश अंदर आते हुए पूछता है। उसके बोलने से वो होश में आती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सृजन गुस्सा करते हुए पूछती है। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? विनाश दरवाजा लॉक करते हुए पूछता है। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस हक से आते हो तुम यहाँ? सृजन पूछती है। 35 बुआ दादी का गुस्सा। सृजन का कमरा। हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के बारे में सोचने की? क्या तुम भूल गई कि कौन हो तुम? किससे बिलोंग करती हो तुम? कौन है जो तुम्हारे लिए मौत को मात देकर आया है? फिर भी तुम किसी और के बारे में सोच रही हो। विनाश गुस्से से उसके बालों पर दबाव बनाते हुए कहता है। मिस्टर वंधवा छोड़िए मुझे। सृजन अपने बालों को छुड़ाते हुए कहती है। दर्द हो रहा है तुम्हें इतने से? में इतना दर्द हो रहा है? जरा सोचो मुझे कितना दर्द होता है जब तुम्हारी जुबान से किसी और की नाम निकलता है, जब तुम कहती हो कि तुम किसी से प्यार करती हो, कितना दर्द होता है मुझे। विनाश अपने हाथों से लैंप को तोड़ते हुए कहता है। उसे ऐसा करते देख सृजन हैरान हो जाती है, क्योंकि जहां तक याद था पिछले जन्म में विनाश ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, वो पॉजिटिव था, लेकिन उसने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। वो उसके सामने हमेशा मासूम बनकर रहता था, कभी उसे हट करने या उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया था। फिर इस बार ऐसा क्यों है? सृजन अभी यही सोच रही थी कि अचानक से उसके कानों में विनाश की आवाज़ जाती है। मैं यहाँ हूँ और तुम किसी और के सोच में डूबी हो। कौन है वो जो तुम्हारे सपनों में आता है? बताओ मुझे। आई प्रॉमिस कि कल का सनराइज वो नहीं देख पाएगा। विलेन, मिस्टर विलेन मेरी बात तो सुनिए। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वो तो मैं बस बाकी लड़कियों जैसे बोल दी। सॉरी, आप गुस्सा मत करिए। सृजन विनाश को देखते हुए कहती है। क्या कहा बाकी लड़कियों जैसे? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम वो बाकी लड़की नहीं हो? फिर तुमने खुद की कंपेयर दूसरों से कैसे की? हाँ बोलो। विनाश उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। यू आर राइट मिस्टर विलेन, लेकिन आपके इस हरकत को मैं क्या मानूं? मुझे आप समझ नहीं आते। आप कहते हैं कि मैं आपकी हूं, लेकिन कैसे? मुझे तो कभी ये एहसास नहीं हुआ। आपने कभी मुझे इस बारे में बताया नहीं। फिर मैं कैसे बोलूं कि मैं आपसे बिलोंग करती हूँ? बोलिए। सृजन उसके आंखों में देखते हुए कहती है। गुड, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एहसास दिलाऊं कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं, तो यही सही। अब से तुम्हें हर वक्त, हर रोज ये एहसास होगा कि तुम मेरी हो।
विनाश उसके आंखों में देखते हुए कहता है और झटके से उसके होठों को कैप्चर कर लेता है। उनकी पोजीशन भी काफ़ी अजीब थी। बेड के साइड में सृजन लेती हुई थी, वो भी आधी बेड पर और आधी नीचे, जबकि विनाश उसके ऊपर था लेकिन वो भी उसके जैसे आधा नीचे ही था। वो उसे एकदम पैशनेट किस कर रहा था। सृजन तो बस उसे आंखें बड़ी बड़ी किए देख रही थी। अचानक ही विनाश उसे पलटकर खुद के ऊपर कर लेता है और अपना एक हाथ उसके कमर पर हरकत करने लगता है। उसके इस हरकत से सृजन को गुदगुदी जैसा फील होता है और वो खुद को इधर उधर करने लगती है। सृजन की पूरी बॉडी इधर उधर हो रही थी, जबकि उसके चेहरे को विनाश एक जगह ही टीका कर रखा था। काफ़ी देर तक किस करने के बाद वो उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगता है, लेकिन इस बार वो गर्दन पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे सृजन के मुंह से सिसकियां निकलने लगती है। आधे घंटे तक गले में किस और बाइट करने के बाद विनाश अपने सिर को ऊपर उठाकर देखता है तो सृजन का पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो उससे अलग होता है और अपने एक हाथ को अपने सिर से टिकाकर दूसरे हाथ को उसके चेहरे पर सेडिक्टिव वे में घुमाने लगता है, जिससे सृजन की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। अपनी उंगलियों को घुमाते हुए विनाश धीरे धीरे नीचे लेकर आता है और उसके सीने के ऊपर अपना हाथ रख देता है। उसके ऐसे करने से सृजन तुरंत उसके हाथ को अपने हाथों से रोक लेती है। विनाश उसके तरफ देखता है तो वो ना में सिर हिला देती है। डोंट वॉरी टाइग्रेस, अपने फर्स्ट नाइट में शादी के बाद ही मनाऊंगा, लेकिन तब तक खुद को बस ऊपर ऊपर से ही रोमांस कर लूंगा। इसे देखूंगा तो शायद फर्स्ट नाइट पर ही, उससे पहले नहीं, विनाश कहता है। सृजन उसके तरफ हैरानी से देखती है तो वो तुरंत बोलता है, ये सब तुम्हारी थॉट्स हैं, मेरे नहीं। मैं तो रोमांस करूंगा ऊपर नीचे कहीं भी कभी भी, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। इसलिए आज रुक रहा हूं, आगे से मत रोकना, समझी? फिलहाल के लिए सो जाओ, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। हम विनाश कहता है। सृजन तुरंत उसके गले में अपनी सिर घुसाकर सो जाती है। उसे देखकर विनाश एक स्माइल करता है और कहता है, बहुत दिन हो गया टाइग्रेस, अभी तक तुमने अपनी उस सो कॉल्ड फैमिली की जानकारी नहीं ली। चलो कल ही हम उनकी जानकारी लेते हैं और इन्हें मजा चखाते हैं। अगली सुबह किसी के चिल्लाने से सृजन की नींद टूटती है। आह, कौन है जो इतना चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह? भैयू प्लीज इन्हें चुप कराओ वरना अच्छा नहीं होगा, सृजन अपने कान पर हाथ रखते हुए कहती है और दोबारा सो जाती है। उसे ऐसे करता देख विनाश को उसके ऊपर और प्यार आता है। वो हल्के से उसके माथे पर किस करता है। नीचे हॉल में बुआ दादी गुस्से में थी क्योंकि वहां कोई भी मेड या सर्वेंट मौजूद नहीं थे। कहाँ मर गए सबके सब? बुआ दादी गुस्से से कहती है। माँ आप प्लीज शांत हो जाए वरना आपकी बीपी लो हो जाएगी, सुरभि कहती है। तुम्हें मेरी बीपी की पड़ी है? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे सुबह की चाय चाहिए होती है? बुआ दादी गुस्से से चिल्लाती है। वहीं उनके चिल्लाने से सभी काफ़ी कंफ्यूज्ड थे। क्या हुआ सुरभि बेटा, ये मीना ऐसे क्यों चिल्ला रही है? राघवेंद्र दादू पूछते हैं। वो मामा जी, घर में कोई भी मेड और सर्वेंट मौजूद नहीं है और इसलिए माँ को उनकी चाय नहीं मिली तो गुस्से में है, सुरभि कहती है। वॉट, कोई सर्वेंट या मेड नहीं है? कहाँ गए सबके सब? दादू को गुस्सा आ जाता है। 36 सृजन का हुक्म। क्या हुआ बुआ दादी, कोई मर गया क्या, जो इतनी सुबह सुबह गला फाड़ रही हैं? सृजन सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहती है। सृजन, अपने जुबान को लगाम दीजिए, सुबह सुबह आप कैसे बात कर रही हैं बुआ से? शेखर जी गुस्से से कहते हैं। माफ़ करिएगा मिस्टर राठौर, लेकिन इनके चिल्लाने से ऐसा ही लग रहा है जैसे कि कोई मर गया है। सृजन तिरछी स्माइल करते हुए कहती है। लाडो, बुआ इसलिए चिल्ला रही हैं क्योंकि घर से सारे मेड सर्वेंट अचानक से छुट्टी पर चले गए और किचन से गैस चूल्हा और बाकी की चीज़ें गायब है। संजय जी कहते हैं। उन्हें मैंने छुट्टी दी है काकासा, और बाकी के काम को भी मैंने ही किया है, क्योंकि आज के बाद इस घर में सिर्फ चूल्हे पर ही खाना बनेगा। सृजन सोफे पर बैठते हुए कहती है। आप होती कौन है ये फैसला लेने वाली? शेखर जी कहते हैं। यू राइट मिस्टर राठौर कि मैं कौन हूँ? तो सुनिए, मैं सृजन राठौर हूँ, मिस्टर राघवेंद्र राठौर की सबसे छोटी पोती और पूरे राठौर फैमिली की इकलौती मालकिन। सृजन दहाड़ते हुए कहती है। उसकी बातों से सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तो आज के बाद यहाँ वहीं होगा जो मैं चाहूँगी। आज से आप मुझे कंपनी की सारी जानकारी देंगे और काकासा आप मुझे बाकी के चीज़ों की जानकारी देंगे। सृजन स्माइल करते हुए कहती है। जरूर लाडो, जैसा आप कहें, संजय जी कहते हैं। सृजन सोफे पर लेटते हुए सोचने लगती है कैसे रात को जब सृजन अपने रूम में थी और विनाश आया था, उसके बाद क्या हुआ था। रात को आप मेरे रूम में कैसे आ गए मिस्टर? सृजन गुस्से से कहती है अपने पैरों से। विनाश मुस्कुराते हुए कहता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में कैसे आ गए? सृजन बेड लगाते हुए कहती है। बस तुम्हें देखने का मन किया तो चला आया, विनाश उसके पीछे जाते हुए कहती है। उसे ऐसे आते देख सृजन गुस्से से कहती है। किस हक से आए हैं आप यहाँ?
क्या रिश्ता है आपका और हमारा? ये तो तुम अपने दिल से पूछो टाइग्रेस, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। विनाश उसे पकड़ते हुए कहता है, अगर मेरे और आपके बीच रिश्ता है तो क्या मैं कुछ मांगूं तो आप देंगे मिस्टर विलन? सृजन उसके आंखों में देखते हुए पूछती है, तुम मुझसे कुछ मांग नहीं सकती टाइग्रेस, बल्कि ऑर्डर दे सकती हो। बोलो क्या ऑर्डर देना चाहती हो? विनाश पूछता है, मिस्टर विलन मैं चाहती हूं कि आप अपने शैडो गार्ड को शर्मा फैमिली में मेरे तीनों भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दे प्लीज। सृजन एक रिक्वेस्टिंग टोन में कहती है, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? विनाश कहता है, आपने अभी कहा न मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ, तो इसमें फ़ायदा नुकसान कहाँ से आ गया? सृजन कहती है, बिजनेस मैन हूँ, कुछ दे रहा हूँ तो वापस कुछ मिलने की उम्मीद भी तो चाहिए न? विनाश एक स्माइल करते हुए कहता है, क्या चाहिए आपको? सृजन पूछती है, हम आपके होना चाहते हैं, हम आपको अपना बनाना चाहते हैं। क्या आप ये कर सकती हैं? क्या आप मुझे बदले में ये दे सकती हैं? विनाश काफ़ी इंटेंस वे में पूछता है। उसकी बातें सुनकर सृजन चौंक जाती है और फिर अपने मन में कहती है, होना तो हम भी तुम्हारा चाहते हैं विलेन, लेकिन डर लगता है कहीं ये खुशियां हमसे छीन न जाए, क्योंकि इस मामले में बहुत अनलकी हैं हम। ठीक है मिस्टर विलन, आप हमारी विश पूरी करिए, हम आपकी विश पूरी कर देंगे। सृजन कहती है, आर यू श्योर? विनाश पूछता है, या आई एम श्योर सृजन कहती है। उसकी हाँ सुनते ही विनाश झटके से उसे किस करने लगता है। बाकी के बाद में थोड़ी सी रोमांस एड बाद में थोड़ी देर किस करने के बाद विनाश वहां से जाते हुए कहता है, बस थोड़ी देर में आया। उसके जाते देख सृजन के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे याद आता है कैसे उसने विनाश के जाने के बाद मोहन काका से कहकर सभी मेड सर्वेंट को वहां से भेज दिया था और खुद अपनी स्टडी करने लगी थी। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, विनाश दोबारा उसके रूम में आता है और इस बार उसके हाथों में चाय की 2 कप होती है। टाइग्रेस चलो अभी हम चाय पीते हैं, और वैसे भी रात काफ़ी हो गई है तो तुम सोने चलो, विनाश कहता है। उसके अचानक से बोलने पर सृजन डर जाती है और गुस्से से पूछती है, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, वो भी आधी रात को? वही टाइग्रेस जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है। विनाश ट्रे को रखते हुए कहता है, वॉट रबिश, आप अभी के अभी जाओ यहाँ से। सृजन अपने बुक्स को एक जगह रखते हुए कहती है, अब जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। विनाश बेड पर बैठते हुए कहता है। सृजन उसे इग्नोर करती है और चाय की कप को लेकर बालकनी में चली जाती है। वहां उसे मोहन काका सभी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके साथ करुण भी था। वो जैसे ही चाय की एक शिप लेती है, सुकून से उसकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि ये स्वाद उसे लगभग एक जन्म के बाद ही मिला था। क्या सोच रही हो टाइग्रेस? विनाश पीछे से हग करते हुए कहता है। यही कि आप चाय अच्छी खासी बना लेते हैं, तो क्यों ना आप चाय का एक ठेला लगाया और चाय बेचे, कसम से कमाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सृजन कहती है, अगर तुम इजाज़त दे दो तो मैं ये भी काम जरूर करूँगा। फिलहाल तुम अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड है। विनाश उसे अंदर के तरफ लेकर आते हुए कहता है। थोड़ी देर में चाय खत्म करने के बाद सृजन कहती है, अब तो हो गया, तो आप अपने रूम में जाए, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और सोना है। बाय गुड नाइट। इतना बोलकर सृजन बेड पर लेट जाती है और लाइट ऑफ कर देती है। उसे ऐसा करते देख विनाश को गुस्सा आता है, लेकिन खुद पर काबू करके वो सृजन के बगल में लेट जाता है। उसके इस हरकत से सृजन हैरान हो जाती है। चुपचाप सो जाओ टाइग्रेस, वरना आगे तुम्हें पछताना पड़ेगा, विनाश उसे खुद से चिपकाते हुए कहता है। बेचारी सृजन चुपचाप पड़ी रहती है। फ्लैशबैक एंड लाडो, कम से कम आपको हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। शेखर जी कहते हैं, क्यों मुझे अपने ही घर में कोई काम करने के लिए आपकी परमिशन लेनी होगी? ये बात दादू कहते तो अच्छी लगती, लेकिन आपके ऊपर शोभा नहीं दे रहा। और भूलिए मत, बहुत जल्दी हो मेरा दिया हुआ वक्त खत्म होने वाला है, तो आप चुप रहे तो ज़्यादा बेटर है। और एक बात दादा हुकुम, जब तक हमारी मासा नहीं मिल जाती तब तक इस घर में बाहर से बना हुआ कोई भी खाने की वस्तु नहीं आएगी, और नहीं कोई बाहर खाने जाएगा। इस घर में खाना चूल्हे पर बनेगा, जिसका व्यवस्था मैंने गार्डन में करवा दिया है। जिसे भी कुछ खानी हो या पीनी हो, बाहर के चूल्हे पर ही बनाए, ये आपकी जिम्मेवारी है, सृजन कहती है। उसके बातों से राघवेंद्र जी मुस्कुराते हैं और फिर खुद को सख्त रखते हुए हाँ में सर हिला देते हैं।